अरपा रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। इस हफ्ते की श्रोता साथी से बातचीत कर रही हैं सुजाता शुक्ला। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में हमारे आज के श्रोता हैं श्री संतोष मानिकपुरी जी। श्रोताओं, हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है और ये खूबी पैदाइशी नहीं होती, बल्कि समय, काल और परिस्थिति उस खूबी को उभारते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में श्री संतोष मानिकपुरी जी से। इन्हें मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार से सन 2016 में नवाजा जा चुका है। आइए रूबरू होते हैं इन महोदय से। संतोष मानिकपुरी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका भी। अभिनंदन। मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसा स्थान दिया है। जी संतोष मानिकपुरी जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडियो से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ और अरपा रेडियो के श्रोता आप कब बने? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से ही मुझे प्रकृति के द्वारा विरासत में ही ऐसा गीत संगीत के प्रति रुझान की ओर आकर्षित किया गया है। और मैं बचपन से ही आकाशवाणी के जो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम है, मैं बहुत ही रुचि पूर्वक लगन के साथ ही इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा था। और आज वही उन्हीं की देन है कि मुझे रेडियो पर छत्तीसगढ़ी के अलावा और भी गीत संगीत हैं, ज्ञानवर्धक बातें हैं, सुनने का अवसर मिला। और इसी कड़ी में आज मुझे लगभग साल भर होने जा रहा है अरपा रेडियो कार्यक्रम में। मुझे बहुत ही कम दिन हुआ है जुड़े हुए, पर इसकी एक कहानी है। एक ऐसा संयोग था कि मेरे परम मित्र श्री डिमान सेन जी, जो छत्तीसगढ़ी लोक कला के गायक हैं, वैसे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ तो उनके द्वारा संदेश भेजा ही जाता था, पर उस दिन एक लिंक भेजे जिसमें उनके गाए हुए गीत का उल्लेख था। लिंक मैं खोला और शनिवार को उस गीत को मुझे सुनने की ललक हुई। बस क्या था, अरपा रेडियो में जुड़ने की ललक आ गई और तब से मैं जुड़ करके आपके अरपा रेडियो कार्यक्रम का रसपान कर रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके मित्र ने आपको इस रेडियो से रूबरू करवाया और आप हमारे श्रोता बने और आप हमारे कार्यक्रम को नियमित रूप से सुन भी रहे हैं, है ना? जी जी जी। संतोष मानिकपुरी जी, रेडियो सुनने के अलावा जी आप और क्या करना पसंद करते हैं? वैसे तो आप शिक्षक हैं और शिक्षण के अलावा आपकी रुचि किन किन चीजों में है, ये भी हम जानना चाहते हैं। बताइए जरा हमारे श्रोताओं को। बहन जी, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा और मैं सभी श्रोता मित्रों को बताना चाहूंगा कि मुझे शिक्षकी कार्य के साथ साथ गीत संगीत, विशेष करके छत्तीसगढ़ी गीतों को गुनगुनाने का विशेष शौक है। और जहां व्यंजन की बात की जाए, मुझे रसोई में कुछ नए नए खाने पीने के व्यंजन बनाने का भी बहुत शौक बना हुआ रहता है। कभी इडली, कभी डोसा, कभी चाउमीन, कभी सैंडविच, गुपचुप बना करके खूब खिलाने का शौक रहता है। ऐसा लगता रहता है मुझे कि मेरा स्वाद भले ही पसंद आए ना आए, लेकिन मैं अपने यारों दोस्तों को, अपने परिवार को तो अपने हाथों से बना करके खिलाऊं, ऐसी मेरी जिज्ञासा रहती है। उसके अलावा मैं खेलकूद में भी विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा बहन जी, खो खो कबड्डी में भी मेरी विशेष रुचि है। यही कारण है कि एक आवासीय विद्यालय गीदम से 4 किलोमीटर दूर हीरानार है। वहाँ हीरानार के बच्चों को मुझे खो खो में जोधपुर राजस्थान के राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान दिलवाने का एक गौरव प्राप्त हुआ था। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था और यही मेरा एक शौक था, एक जुनून था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बच्चों को सिखाए और बच्चे उस क्षेत्र में आगे भी बढ़े और पुरस्कार भी प्राप्त किए। और वास्तव में ये बहुत ही गौरव के क्षण होते हैं जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें हम कोई उपलब्धि हासिल कर पाते हैं, है ना? जी जी। संतोष जी, अभी आपने बताया कि आपको खान पान में भी बहुत रुचि है और आप तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो आपकी श्रीमती जी आपसे बहुत खुश रहती होंगी और आप उन्हें बना के खिलाते भी होंगे, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात होती होगी, है ना? ये तो मेरा सौभाग्य है बहन जी। और मुझे ऐसा सौभाग्य मेरी धर्मपत्नी जो भाटापारा बलौदा बाजार की है, एक शिक्षकी परिवार या शिक्षित परिवार से होते हुए भी मुझे हर
सुख दुख में वो साथ देती है, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज भाटापारा मेरा ससुराल है, बलौदा बाजार भाटापारा। हमारे ससुर जी मेरे पिता तुल्य हैं, वो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, लेकिन उन्हीं की देन है, उन्हीं की प्रेरणा है कि आज मेरी धर्म पत्नी मुझे हर पल हर सुख दुख में मेरा साथ देकर मेरी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने का एक उल्लेखनीय कार्य करते जा रही है। ये मेरा सौभाग्य है बहन जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और जीवन संगिनी ऐसी होनी भी चाहिए जो सुख दुख में आपका साथ निभाए। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आज हम बात कर रहे हैं श्री संतोष मानिकपुरी जी से। संतोष जी, बतौर शिक्षक आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, और शिक्षण के क्षेत्र में बहुत से नवाचार प्रयोग भी होते रहे हैं, आपने क्या क्या प्रयोग किए हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। बहन जी, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं अपने श्रोता मित्रों को यही बताने का प्रयास करूंगा कि वैसे तो मुझे जुनून था नया नया नवाचार करने का, और मुझे बचपन से ही एक शिक्षकी पेशे के रूप में आने का बहुत ही शौक था, और ऊपर वाले की विशेष देन थी कि आज मैं शिक्षक होकर के नए नए नवाचार के माध्यम से मैं बच्चों के बीच जागृत करने का, शिक्षा के अलग को जगाने का एक भरसक प्रयास कर रहा हूं। मेरी कोशिश वही रहती है कि मेरे बच्चे, मुझे परसेंटेज से या प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे एक अच्छे संस्कारवान बने और कर्तव्यों का उन्हें बोध हो, आगे चल करके अपने पैरों में खड़े हों, यही मेरी आशा रहती है। और यही कारण है कि मेरी जो मेहनत है, मेरी मेहनत के बल पर मुझे मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव का पुरस्कार सन 2016 में मिला था। और इसी के साथ मैं शिक्षकीय कार्य ही नहीं बहन जी, मैं समाज सेवा में भी जुड़ा हुआ हूं, और समाज सेवा में जन सेवा के रूप में कार्य करने का एक मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरी एक संस्था है, विशेष रूप से उस संस्था का नाम आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मेरी संस्था का नाम है विहंगम रक्तदाता वेलफेयर ग्रुप के नाम से बना हुआ है। मैं समाज के लोगों को रक्तदान कर और अपने साथियों को रक्तदान करने के लिए संदेश दे करके किसी के जीवन बचा करके ईश्वर कार्य में लीन हूँ। और इसी पर मुझे और मेरी इस संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य दलित साहित्य अकादमी की ओर से एक सम्मान प्राप्त हुआ है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है बहन जी। और साथ ही साथ मुझे इसी समाज सेवा में छत्तीसगढ़ राज्य वक्ता मंच की ओर से भी, रायपुर की ओर से भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। अरे वाह, आपने इतने सारे पुरस्कार पाए हैं संतोष जी। आगे आपके और क्या क्या कार्य करने की इच्छा है, और आपके क्या सपने हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? ईश्वरी कृपा रही बहन जी, तो मेरा सपना यही है कि मेरे आने वाले पीढ़ी मेरे पथ पर चले और एक नया संदेश देने का काम करे। मैं अपने तन मन धन से यही सोचता हूँ कि यदि मैं जो भी कार्य करूं ईश्वरी कार्य के रूप में करूं, ताकि एक दिन मेरी मिसाल कायम रहे और मेरा नाम मेरे आने वाले पीढ़ी को भी आए, और एक नया संदेश ये जाए कि नहीं भाई, मुझे ऐसा काम करने से अमुक की प्राप्ति होती है। ये मेरी एक जिज्ञासा है जी। मतलब आपके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा को लोग आत्मसात कर कर आगे बढ़े, ये आपकी इच्छा है। कंप्लीट सुरक्षा कवच अपनाएं, कोविड प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी लेनी है जरूरी, कोविड से तभी होगी सुरक्षा पूरी। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज आप रूबरू हो रहे हैं हमारे श्रोता श्री संतोष मानिकपुरी जी से, और इनसे बातचीत कर रही हूँ मैं, यानी सुजाता शुक्ला। संतोष जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार बहन जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतोष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके घर में कौन कौन से सदस्य हैं और वे क्या क्या करते हैं। मेरा परिवार तो फला फूला परिवार है बहन जी, और खास करके मैं आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मेरे परिवार में मेरी माता हैं,
मेरे पिताजी हैं और हम परिवार में कुल 4 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी बहन का किसी कारणवश परलोक गमन हुआ। ईश्वरीय इच्छा थी कहना चाहिए इसको, किसी की थोपा नहीं जाना चाहिए। ईश्वरीय कारणवश परलोक गमन हुआ और जी। आज हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ और आज मुझे 42 वर्ष होने जा रहा है। मेरे एक भाई हैं जो 41 वर्ष के हैं। सबसे छोटी जो तीसरे नंबर की बहन है, अब उनकी भी शादी विवाह हो गई है। वहीं नजदीक में 10-12 किलोमीटर में ससुराल गई है और उनके 4 बच्चे हैं। मेरे छोटे भाई की पहले शादी हुई, क्योंकि मेरा विवाह बहुत बाद में हुआ। इसका कारण ये है कि मैं कुछ दुर्घटनावश मेरा पैर का इलाज करवा रहा था, जिसमें मेरी पैर की हड्डी टूट गई थी, तो 3-4 बार ऑपरेशन होना पड़ा। और ऑपरेशन करवाने के बाद आज मैं आप सबकी विशेष देन से कुशल मंगल हूँ, खेलते दौड़ते आज आपके बीच में पहुंचा हूँ। और छोटे भाई के 2 पुत्र हैं। मेरी शादी सन 2012 में बलौदा बाजार भाटापारा की हाई कोर्ट के अधिवक्ता की बेटी जी मानिकपुरी जी, बहुत ही सहज सरल स्वभाव के मेरे पिता तुल्य हैं। मेरे ससुर जी हाई कोर्ट के अधिवक्ता होते हुए भी आज 80 बरस के होने के बाद भी उनमें एक शालीनता मैंने देखी और उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। उनकी पुत्री के साथ मेरा आज परिवार जुड़ा हुआ है और ईश्वरीय देन से आज हमारा भरा पूरा परिवार है। और आज ईश्वर की कृपा से मुझे एक 6 साल की पुत्री की प्राप्त हुई है जो 6 वर्ष की है। और आप सबकी विशेष कृपा रहे तो मेरा परिवार ऐसा ही फलता फूलता रहे। जी बहन। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आपका परिवार वैसे ही फलेगा फूलेगा और आप भी उन्नति करेंगे और नित नए आगे सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। हमारी यही कामना ईश्वर से है और आपसे भी हम यही कामना करते हैं कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं शिक्षण के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी आप अपना योगदान दे रहे हैं, वैसे ही योगदान अगर आप समाज को देते रहे तो निश्चित तौर पर समाज भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार बहन जी। संतोष जी, आप गीदम में रहते हैं और वहाँ से बारसुर का मंदिर पास में है ना? जी। उसकी क्या खासियत है, हमारे श्रोताओं को जरा बता दीजिए। मैं आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को एक जानकारी दे दूं मैडम। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ की अंतिम छोर में बसे जिसका नाम दंतेवाड़ा है, बस्तर की पावन धरा पर स्थित ये डंकनी संकनी की नदी के तट पर स्थित ये दंतेवाड़ा है। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दूं, दंतेवाड़ा की पावन नगरी दर्शनीय स्थल के अलावा एक आस्था की नगरी है। खास करके मैं सबसे पहले बारसूर के पहले मैं बता दूं, एक दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो दंतेवाड़ा के डंकनी संकनी नदी के संगम पर स्थित है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना 850 वर्ष पहले वारंगल से आए हुए राजा अन्नन देव ने सर्वप्रथम किया था और बाद में सन 1958 में बस्तर के महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव ने पुनः इनका जीर्णोद्धार किया है। आपने अभी पूछा बारसूर की बात, मैं बारसूर की बात करूं। सबसे पहले बारसूर का नाम तारलापाल था बहन जी, और बारसूर का तारलापाल से कैसे बारसूर पड़ा इसकी ओर मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगा, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। बिल्कुल। बाणासुर राजा का राज चलता था और उन्होंने ही उस बारसूर की बस्ती को बताया है जिनके नाम से बाणासुर के राज के कारण ही उसका नाम बारसूर बना, ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वहां पर अनेक मंदिरों की भी स्थापना की गई है राजा महाराजाओं के द्वारा, जहां पर कई मंदिर हैं, जैसे बत्तीसा मंदिर है, गणेश मंदिर है, मामा भांजा का मंदिर है, अनेक संग्रहालय हैं, वहां पर चंद्रादित्य का मंदिर है। ये इतने मंदिरों के अलावा भी अनेक तालाबों को भी बनवाया गया था, जिसके कारण इस बारसूर की नगरी को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी जानकारी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे होंगे वे जरूर बारसूर का मंदिर और दंतेश्वरी माता का मंदिर जरूर घूमने जाएंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें, बातें नहीं। अरे मालूम है, वर्मा जी का बेटा ना पागल है। क्या हुआ उसे? अरे वो मनोचिकित्सक के पास जाता है। अरे बेवकूफ, वो पागल नहीं,
जैसे हमें सर्दी बुखार होता है ना, वैसे ही उसे मानसिक रोग होगा। हम इस तरह की बातें करते हैं ना, इसीलिए तो लोग मानसिक रोग बताने से डरते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा ही इंसान ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपकी जिंदगी चलाने लगेगा। अच्छा बताइए, कुर्सी खरीदते वक्त हम कितनी सारी कुर्सियां ट्राई करते हैं। वैसे ही अपनी जिंदगी चुनते वक्त भी तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए ना। और हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि काश आपकी बात हर किसी को समझ आती तो कितना अच्छा होता, याद रखिएगा हर कोई आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, इसलिए आप भी बात करिए, बातें नहीं। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में हमारे बीच आज हैं श्री संतोष मानिकपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, हार्दिक आभार। संतोष जी, अभी हमने आपके माध्यम से जाना कि गीदम के पास बारसूर का मंदिर है, माता दंतेश्वरी का मंदिर है, और इसके अलावा और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जिसे वहां पर देखा जा सकता है, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। दर्शनीय स्थल में मैं आपको बता दूं बहन जी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर, बारसूर में विभिन्न 32 मंदिर, गणेश मंदिर और मामा भांजा का जो मंदिर मैंने आपको बताया, आपको आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को जानकारी दिया। इसके अलावा दंतेवाड़ा से महज 13 किलोमीटर हरसपाल रोड पर एक ढोलकल का मंदिर है, जो बैलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट ऊंचा स्थान है। वहां पर सुंदर ढोलकल पर्वत है, जहां ये ढोलकल का मतलब ही ढोलक के समान एक पर्वत है, जहां पर गणेश जी की विशाल मूर्ति स्थापित। अच्छा। और ये दंतेवाड़ा से फरसपाल के बारे में मैं बता दूं, यहाँ की उदंती है कि कभी गणेश जी के फरसे से और परशुराम के फरसे से, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और कहीं न कहीं परशुराम का फरसा उस स्थान पर गिरा है, जिसके नाम से उस स्थान का नाम फरसपाल पड़ा है। ऐसा मैं सुना हूँ, ऐसा किंवदंती है। क्या बात है। साथ ही मैं एक चीज और जानकारी दे दूं बहन जी, बैलाडीला आप सुने होंगे, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला एक ऐसा मनोरम दृश्य है। लौह नगरी तो है ही, जिसका अयस्क जो है जापान को निर्यात किया जाता है, लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ की जो अनुपम छटा है, देखने में ही ऐसा लगता है कि दिल गदगद हो जाता है। और यही कारण है कि विभिन्न मौसमों में भी, विभिन्न समय में भी, खास करके मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर में बस्तर है। बस्तर में तीरथगढ़ का जलप्रपात, चित्रकूट का जलप्रपात सैलानियों के मन को मुग्ध कर देता है। ये सब बस्तर में विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनकी मैं व्याख्या इतने बहुत कम समय में नहीं कर पाऊंगा। मैं इतनी ही जानकारी दूंगा कि ढोलकल का गणेश मंदिर है, और चित्रकूट में आइएगा, और तीरथगढ़ में जाइएगा, जहाँ की मनोरम छटा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जी, क्या बात है। आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, और सभी एक से बढ़कर एक हैं, है ना संतोष जी? जी बहन जी। संतोष जी, आपके निवास स्थान के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वहाँ किस प्रकार के कार्य होते हैं, किस तरह का व्यवसाय वे करते हैं आजीविका चलाने के लिए, और स्कूल कॉलेज में वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, ये भी बताइए। जी, यहाँ के बारे में, मैं जिस स्थान में हूँ बहन जी, यहाँ के सांस्कृतिक विरासत के बारे में मैं कहूँ तो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को प्रकृति ने कुछ अलग ही गढ़ी है। विभिन्न प्रकार के तीज त्योहारों के समय यहाँ जो पहनने ओढ़ने का काम, मैं श्रृंगारिता की बात करूँ तो यहाँ की जो युवतियां हैं अपने श्रृंगार के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। अच्छा। श्रृंगार में जो एक इनकी भाषा है, या छत्तीसगढ़ी में अपन बोलते हैं, इनके श्रृंगार को अक्सर आप प्रतिबिंब के माध्यम से देखेंगे तो जिसको कहा जाता है टेढ़गा खोपा, कांटा, किलिप, करधन, और जो गले में होता है उसको बोलते हैं मूंगा माला जी, और ऐठी बोलते हैं, बोहटा बोलते हैं। ये पहन करके जब सज संवर करके निकलती है तो भारत की एक अनुपम छटा, एक अनुपम सांस्कृतिक विरासत की पहचान होती है बस्तर के लोक सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से, जहाँ पर युवतियां ऐसी सज धज करके हर तीज त्योहार में
अपने मित्रों के साथ मिलन करने के लिए प्रेम प्यार की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है। प्रमुख पर्व पर विशेष करके गंगा जल, महाप्रसाद, गजामुख जैसे कुछ मित्रता बंधते हैं, जिसको पत्ना नहीं बोलते हैं। कुल मिलाकर के इसका अर्थ यही होता है कि युवा युवती जो है अपनी मित्रता को स्थापित करके प्रेम प्यार की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ खास करके मैं बताऊं, तीज त्योहार में यहाँ की सांस्कृतिक विरासत तो चूंकि आदिवासी विरासत है और यहाँ के आदिवासी भोले भाले होते हैं और भोले भाले लोग हमेशा प्रकृति की छांव में रहते हैं। यहाँ प्रकृति से, वनोपज से जो भी पदार्थ मिलता है वही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन है। तीज त्योहार की बात करूं तो सल्फी का पेड़ होता है, यहाँ महुए का पेड़ होता है और जिनके फल को, फूल को इकट्ठा करके ये लोग अपने पेय पदार्थ में तीज त्योहारों में महुए के रस का उपयोग करते हैं, छिंद रस का, सल्फी रस का उपयोग करते हैं। यहाँ की खास बात एक और बता दूं बहन जी आपको, आपके माध्यम से, कि हर तीज त्योहार में जो भी व्यंजन बनता है, लेकिन विशेष करके एक ऐसी चींटी जो जिसको बोलते हैं, जो आम पेड़ में अक्सर पाया जाता है, जिसको हम चपोड़ा चींटी बोलते हैं, और चपोड़ा की चटनी का जब स्वाद लेते हैं तो फिर और क्या पूछना है। इसकी खासियत ये है कि आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी चपोड़े की जो चींटी है उसकी विशेषता को बताया है कि जब भी मलेरिया किसी व्यक्ति को होता है, उस चींटी के रस से जो एक लार जैसा निकलता है, उससे मलेरिया का भी इलाज किया जा सकता है। ऐसा डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने सत्यार्थ घटना को हम सबके सामने कहीं न कहीं साबित किया है। क्या बात है, ये आपके माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली संतोष जी। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। संतोष जी, आपने कार्यक्रम के पहले बताया था कि आपको गीत संगीत में भी रुचि है, तो क्या आपने कोई संगीत की शिक्षा ली है या फिर आप ऐसे ही शौकिया तौर पर गीत गाते हैं? मुझे गीत संगीत प्रकृति मुझे वरदान में दिया है बहन जी, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्ट, प्राकृतिक वरदानी हूँ। मैं कहीं से सीखता नहीं हूँ, न मुझे मेरे परिवार से मिला है, मुझे प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में मिला हुआ है। वही है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमूर्ति को रख करके जो अभ्यास किया, वही अभ्यास मैं भी किसी कलाकार गुरु को अपने हृदय स्थल पर बिठा करके साधना किया है, जिस प्रतिफल आज मुझे दुनिया के कोने कोने में कहना चाहिए। मैं आज धमतरी निवासी हूँ, मेरा पैतृक गांव धमतरी के पास बेलरगांव नगरी सिहावा है, और वहां से आज मुझे दंतेवाड़ा जैसे इस क्षेत्र में आकर के अपनी पहचान बनाना, कहीं न कहीं मुझे कला संगीत का भी प्रभाव है, ऐसा लगता है जी। और जी, आपको छत्तीसगढ़ी गीत में भी रुचि है। एक छत्तीसगढ़ी गीत यदि कोई आपको आता हो तो हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए जल्दी से। जी 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 जी। अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले, अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले, चांद हिमालय मुकुट संवारे, सागर धोवे पग धूल। ओ चांद हिमालय मुकुट संवारे, सागर धोवे पग धूल। संझा के बेरला काकई बेसंगी, लाल कंवल कस फूल। अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले, अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले, अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिड़ैया बोले। क्या बात है संतोष मानिकपुरी जी, भारत माता की सेवा में आप सदैव तत्पर रहें, नित निरंतर आगे बढ़ें, उन्नति करें, यही हमारी कामना है। हमारे कार्यक्रम में आप आए और अपना इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार बहन जी, आप सभी को सादर आभार।
अभी आपने सुना कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर तरफ के श्रोता साथी संतोष मानिकपुरी और इनसे बातचीत की सुजाता शुक्ला ने। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।